चलिए, आज की इस चर्चा में सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, कैसे 18वीं सदी की एक आम सी व्यापारिक टक्कर देखते ही देखते एक पूरे युद्ध में बदल गई। ये महज इतिहास की कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये तस्वीर इस पूरी कहानी का एकदम सटीक सार है। 1746 से 1763 के बीच ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियों के बीच एक बेहद अहम भू राजनीतिक शतरंज का खेल खेला गया। बस फर्क सिर्फ इतना था कि इस शतरंज में मोहरे इंसान थे और बिसात था हमारा पूरा भारतीय उपमहाद्वीप। इस पूरे सफर को ढंग से समझने के लिए हम इन 5 मुख्य पड़ावों पर नजर डालेंगे। शाही शून्य, 3 कर्नाटक युद्ध, एक रणनीतिक विश्लेषण, आर्थिक इंजन और अंत में ब्रिटिश राज का जन्म। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाही शून्य यानी इंपीरियल वैक्यूम की। 18वीं सदी आते आते जो एक बहुत बड़ी केंद्रीय मुगल सत्ता थी, वो बिखरने लगी थी। और जाहिर सी बात है, जब एक बड़ी ताकत कमजोर होती है तो स्थानीय राजाओं के बीच आपस में ही टकराव शुरू हो जाता है। इसी आपसी लालच और खींचतान ने एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा कर दिया। मजेदार बात यह है कि शुरुआत में ये यूरोपीय शक्तियां सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आई थी। वो एकाधिकार के लिए बाकायदा टैक्स भी चुकाते थे। लेकिन इस कमजोरी को देखते ही उनके इरादे पूरी तरह बदल गए। अब उन्हें सिर्फ व्यापार के रास्ते नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए था सीधा जमीन और सत्ता पर कब्जा। 1745 तक आते आते एक तरह से एलिमिनेशन राउंड पूरा हो चुका था। शुरुआती हार की वजह से पुर्तगाली, डच और डेनिश ये सब पहले ही दौड़ से बाहर हो गए थे। मैदान में अब सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे थे, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। और ये बिल्कुल तय था कि अब बात महज बिजनेस तक सीमित नहीं रहने वाली। हालांकि भारत की अंदरूनी कमजोरियों ने उन्हें एक खुला मैदान दिया, लेकिन युद्ध की असली चिंगारी कहीं और ही भड़की थी, यूरोप में। वहां चल रही उनकी आपसी दुश्मनी ने भारत को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते ये उपमहाद्वीप वर्चस्व की एक वैश्विक लड़ाई का सबसे अहम हिस्सा बन गया। और यहीं से शुरुआत होती है 3 मुख्य कर्नाटक युद्धों की। ये टाइमलाइन लगभग 20 सालों के लगातार बढ़ते तनाव को दिखाती है। 1746 में जो कुछ छोटी-मोटी झड़पों से शुरू हुआ था, वो आगे चलकर पूर्ण विनाश और आर-पार की लड़ाई में बदल गया। पहले दौर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अड्यार नदी के पास फ्रांसीसियों की जीत का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर हुआ। इस एक लड़ाई ने सदियों पुराने उस भ्रम को तोड़ दिया कि विशाल भारतीय सेनाएं अजेय हैं। इसने साबित कर दिया कि आधुनिक तोपों से लैस एक छोटी लेकिन अनुशासित यूरोपीय सेना किसी भी बड़ी सेना को आसानी से कुचल सकती है। ये वाकई एक गेम चेंजर था। दूसरे दौर में तो इनका तरीका ही बदल गया। सीधे युद्ध के बजाय अब इन दोनों कंपनियों ने प्रॉक्सी वॉर खेलना शुरू कर दिया। इन्होंने हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के दावेदारों को समर्थन देना शुरू किया और बदले में ली बड़ी बड़ी जमीनें और आर्थिक रियायतें। मतलब अब ये व्यापारी नहीं रहे थे, ये पर्दे के पीछे से सत्ता चलाने वाले पपेट मास्टर बन चुके थे। एक वक्त ऐसा आया जब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स के नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी बिल्कुल टॉप पर थी। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव की शानदार कूटनीति ने अर्काट में पासा ही पलट दिया। और उससे भी बड़ी गलती खुद फ्रांसीसी सरकार ने की। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन रणनीतिकार डुप्लेक्स को वापस बुला लिया। ये उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुई। इसके बाद आता है तीसरा दौर, जो 1760 के वॉन्डी वॉश के युद्ध के साथ अपने चरम पर पहुंचा। यहाँ ब्रिटिश कमांडर सर आयरकूट ने फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से क्रश कर दिया। फ्रांसीसी जनरल काउंट डी लाली इतने ज्यादा आक्रामक थे कि उन्होंने कई बड़ी गलतियां की, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने उन्हें एक सीधा नॉकआउट ब्लो दे दिया। इस 20 साल के ड्रामे का दी एंड 1763 की पेरिस संधि के साथ हुआ। इस समझौते ने फ्रांसीसी कंपनी को पूरी तरह से पंगु बना दिया। न वो किले बना सकते थे, न अपनी कोई स्थायी सेना रख सकते थे। मैदान बिल्कुल साफ था और ब्रिटिश अब भारत में निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी ताकत बन चुके थे। अब थोड़ा पीछे हटकर एक रणनीतिक विश्लेषण करते हैं ताकि समझ सकें कि फ्रांसीसी सिर्फ मैदान में क्यों नहीं हारे थे। असली फर्क यहाँ उनके कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में था। ब्रिटिश कंपनी एक प्राइवेट एंटिटी थी, तेज, चुस्त और मुनाफे के लिए तुरंत फैसले लेने वाली। दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह सरकार पर निर्भर थी।
जो हमेशा लाल फीताशाही यानी सरकारी अड़चनों और धीमी निर्णय प्रक्रिया का शिकार रहती थी। फैसले आने में इतनी देर होती थी कि तब तक बाजी हाथ से निकल चुकी होती थी। चलिए अब उस फैक्टर की बात करते हैं जो किसी भी युद्ध में सबसे जरूरी होता है, आर्थिक इंजन। देखिए, युद्ध लड़ना कोई सस्ता काम तो है नहीं, इसमें संसाधन बहुत तेजी से खत्म होते हैं। बंगाल जैसे बेहद अमीर इलाके पर कब्जे ने यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेजों का खजाना हमेशा भरा रहे। इसके उलट फ्रांसीसी सिर्फ दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक सिमट कर रह गए थे और उनके संसाधन लगातार सूखते जा रहे थे। इसी भारी आर्थिक असमानता ने अंग्रेजों को वो असीम ताकत दी कि वो लंबे समय तक युद्ध का खर्च उठा सकते थे। सीधी सी बात है, जब एक तरफ बेतहाशा पैसा हो और दूसरी तरफ खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा हो, तो जीत किसकी होगी ये शुरू होने से पहले ही तय हो जाता है। और आखिर में आइए देखते हैं इस पूरी जियोपॉलिटिकल मोनोपोली का अंतिम नतीजा, ब्रिटिश राज का जन्म। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि कैसे 1746 से 1857 के बीच कुछ व्यापारी एक पूरे देश के आका बन गए। अपने सारे यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हटाने और स्थानीय सेनाओं की कमजोरियों को अच्छे से समझने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज करने का पूरा मंच तैयार कर लिया था। एक बार जब फॉर्मूला समझ आ गया तो अगली एक सदी तक इसी प्रॉक्सी वॉर और सैन्य ताकत वाली प्लेबुक का बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। छल, कूटनीति और सेना के दम पर उन्होंने बंगाल, मैसूर, मराठों और सिखों को एक-एक करके जीत लिया। एक साधारण व्यापारिक कॉर्पोरेशन से एक विशाल साम्राज्य में उनका यह बदलाव सच में अभूतपूर्व था। खैर, ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल खड़ा करती है। आखिर कैसे एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन जिसका मकसद महज मुनाफा कमाना था, उसने एक व्यापारिक टक्कर का फायदा उठाकर देखते ही देखते एक पूरे उपमहाद्वीप पर अपना कब्जा जमा लिया। जब ग्लोबल शतरंज की बिसात पर एक आम सी कॉर्पोरेट ताकत को बिना किसी रोक टोक के खुला छोड़ दिया जाता है, तो उसका नतीजा कितना खौफनाक और असरदार हो सकता है, ये उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है।